हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बिल्कुल लेटेस्ट कोरियन ड्रामा जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसून। इस ड्रामा की जो मेन फीमेल लीड है उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। अब देखते हैं कि वो अपनी पावर्स का यूज़ कैसे करेगी। बढ़ते हैं एपिसोड 1 की तरफ। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें मंगोलिया का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइटिंग चल रही थी। वहीं पर एक आदमी जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानता है, उसकी फाइट एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जो कि पावरफुल था, लेकिन जब उसे सामने लाया जाता है तो वो एक छोटी लड़की होती है। और यही है हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड नामसून। हालांकि इसे अभी अपना नाम नहीं पता कि इसका नाम नामसून है। इस जगह के लोग भी नामसून को किसी और नाम से जानते हैं। अब जैसे ही नामसून सामने आई थी, वो आदमी नामसून का मजाक उड़ाने लगता है कि ये मेरे से लड़ेगी। वहीं पर लोग भी हंस रहे थे। तभी नामसून एक हाथ से उस आदमी को उठाकर दूर पटक देती है और वो आदमी वहाँ पर हार गया था। ये सारे सीन्स 2013 के थे। अब 2013 में ही हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामसून का डैड, जिसका नाम बोंग है, वो एक रिपोर्टर के सामने बैठा हुआ था और कह रहा था कि मैं अपनी बेटी को काफ़ी सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे मंगोलिया लेकर गया था, ये सारी मेरी गलती है, मुझे उसे वहाँ पर लेकर नहीं जाना चाहिए था। आप मेरी बेटी के बारे में अपने अखबार में छापिए ताकि मैं उसे ढूंढ सकूँ। और वो रिपोर्टर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी बेटी में ऐसी क्या खूबी है। तो वो बताता है कि मेरी बेटी सबसे स्ट्रांग है। तो रिपोर्टर पूछता है कि उसके पास ये पावर्स कहाँ से आई। तो उसका डैड बताता है कि ये पावर्स उनकी पीढ़ी दर चल रही है। ये पावर्स उसकी मॉम से उसे विरासत में मिली है। अब हम नामसून की मॉम को देखते हैं जिसका नाम है ग्योम। वो एक पॉन शॉप चलाती है जिसका नाम है गोल्ड ब्लू। ग्योम भी बोंग की तरह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स कर चुकी थी। तभी उसका सेक्रेटरी उसे राय देते हुए कहता है कि आपको एक कॉन्टेस्ट रखना चाहिए जिसमें कि लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी और अगर उनमें से आपकी कोई बेटी हुई तो आप उसे पहचान ही लेंगी। अब यहाँ पर ग्योम को भी उसका ये आइडिया काफ़ी पसंद आया था और वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी। वहीं वापस हम नामसून को देखते हैं। उसकी फोटोज क्लिक करी जा रही थी। जैसे ही फ्लैश लाइट उसकी आइज पर पड़ती है, उसे अपना कुछ फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर उसे अपने रियल पेरेंट्स दिख जाते हैं, जिसमें कि बोंग ग्योम नामसून के साथ साथ और भी लोग खड़े हुए थे। वापस हम बोंग को देखते हैं। रिपोर्टर उससे नामसून की पावर्स के बारे में और ज्यादा डीप पूछ रहा था। तो बोंग कहता है कि उसके बारे में इतना डीप बताना खतरनाक हो सकता है। दो आदमियों को देखते हैं जो ग्योम के पास आ रखे थे और अपना हथियार बेचने की बात कर रहे थे। ग्योम बोलती है कि मेरे पास आज इतना टाइम नहीं है, तुम दोनों किसी और दिन आना। वो दोनों हम हाथ पैर जोड़ने लगे थे कि हमें पैसों की बहुत जरूरत है। उसे कहानी बताते हैं कि एक हथियार काफी पुराना है और प्राचीन भी है, इसकी कीमत आजकल काफ़ी बढ़ रही है, आप इसे अभी ले लीजिए, आपको थोड़ा सस्ते में पड़ जाएगा। अब वहाँ पर ग्योम मान जाती है और रुपए निकाल कर उन्हें देने लगी थी। तभी उन दोनों के मन में लालच आ जाता है। देखते हैं कि ग्योम के पास तो काफ़ी पैसा है। उनमें से एक आदमी ग्योम के गले पर चाकू रखता है और कहता है कि अपना सारा पैसा हमें दे दो। वहाँ पर फिर ग्योम उनसे पूछती है, क्या तुमने जो भी मुझे कहानी बताई है वो झूठी थी? तो वहाँ पर बैठा हुआ आदमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और एक बेवकूफ़ इंसान ही इस कहानी पर विश्वास करेगा। इस पर ग्योम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ कैसे कह दिया। वो अपने पैर से उस आदमी को हिट कर देती है। उस आदमी का पैर तो जैसे ज़मीन में धंस ही गया था। वहाँ पर ग्योम अपनी पावर्स की हेल्प से उन दोनों की अच्छे से पिटाई करती है। वापस से सीन शिफ्ट होता है बोंग की तरफ। वहाँ पर एक और लड़का आकर बैठ गया था और वो ग्योम का भाई होता है। उसका नाम है ग्योम डोंग, उसे हम डोंग कहेंगे। रिपोर्टर और बोंग से ग्योम के बारे में पूछने लगता है कि आप उससे कब मिले। अब सीन शिफ्ट करते हैं 1999 में, जहाँ पर हम ग्योम को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती थी। वो अपने दोस्तों को बोलती है कुछ रुपए देकर कि तुम टैक्सी के थ्रू मेरे रेस्टोरेंट पर आना ताकि लोग समझे कि मेरा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा चल रहा है और यहाँ पर भीड़ लग जाएगी। और होता भी ऐसा ही है, उसका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे से चलने लगा था। वहाँ पर एक बार बोंग भी आया था। बोंग उस समय एक बैंक में काम करता है। बोंग अक्सर ग्योम के रेस्टोरेंट में आया करता था और अब वो उसके रेस्टोरेंट में आकर उसके रुपए गिन लिया करता था। एक बार वो दोनों खाना खा रहे थे कि ग्योम बोंग को किस कर देती है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं 2001 की तरफ, जहाँ पर बोंग ग्योम की फोटोज क्लिक कर रहा था और ग्योम बोंग से कहती है कि मुझे जल्दी ही शादी करनी है ताकि हमारी एक क्यूट सी बेटी हो सके और मेरी पावर्स उसके तक जा सके। तुम भी तो स्टूडियो चलाना चाहते हो, तुम अपने स्टूडियो पर वर्क कर लेना और मैं बिजनेस संभाल लूंगी। तो इस पर बोंग भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बोंग को देखते हैं जो रूम पर था और वहाँ पर ग्योम का ही वेट कर रहा था। ग्योम बाथरूम से निकलती है और काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। बोंग तो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ग्योम को
उसका बेड सही जगह पर नहीं नजर आ रहा था, इसलिए वो उसे उठाती है और उठाकर दूसरी जगह पर रखती है। कुछ देर तक उसे कोई भी जगह सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। एट लास्ट वो एक जगह पर अपने बेड को रखती है। बेचारा बोंग तो वहाँ पर डर चुका था। तो ग्योम कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और आज रात के लिए तुम सारी की सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्योम और बोंग को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, जिसमें से एक तो नामसून थी और दूसरा उसका भाई नामिन। वहाँ पर उन बच्चों को सामान उठाने के लिए कहा जा रहा था, जिसमें से नामिन तो खाने का सामान उठाता है, लेकिन नामसून तो पूरा का पूरा टेबल उठाकर ही लोगों पर फेंक देती है। जैसे जैसे नामसून की उम्र बढ़ रही थी, उसकी पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। बोंग भी ये देखकर हैरान था। फिर इसके बाद वापस से 2013 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर बोंग से बोलता है, क्या यही रीजन था आपके डिवोर्स का, क्योंकि आपने नामसून को मंगोलिया में खो दिया? जिस पर बोंग हाँ में जवाब देता है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं मंगोलिया की तरफ, जहाँ पर नामसून हॉर्स राइडिंग करते हुए अपने मॉम डैड के पास यानी कि जिया और कोको के पास पहुँचती है और बोलती है कि मैंने आज इनाम में ये जीता है। फिर वो अपने पेरेंट्स से सवाल करती है कि मेरे पास ये पावर्स कहाँ से आई और मैं कहाँ से आई हूँ। जिस पर जिया बोलती है कि वो तो हमें नहीं पता, हमें तुम यहीं मिली थी मंगोलिया में। हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर नामसून एक घोड़े पर सवार थी और जिया और कोको उसे दूर से देख लेते हैं। उसके पास जाकर देखते हैं वो तब 5-6 साल की होगी। वो बार बार अपने डैड के पास जाने की जिद कर रही थी। अब सीन फिर से 2013 में आता है, जहाँ पर अब जिया एक बॉक्स को नामसून को देती है और कहती है कि ये सामान तुम्हारे साथ मिला था। अब जैसे ही नामसून उस सामान को चेक करने लगती है, उस कपड़ों पर एक टैग था जिसमें कि मेड इन कोरिया लिखा हुआ था। फिर इसके बाद नामसून टीवी में कोरिया की वीडियोस देखने लगती है और उसे वहाँ पर एक गाना सुनाई दिया था जिसमें कि गैंगनम स्टाइल के बारे में बोल रही थी। नामसून भी उसे गुनगुनाने लगती है और उसे काफ़ी तेज आवाज़ें सुनने लगी थी जिसमें कि नामसून चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पर अब उसे पता लग जाता है कि उसका नाम नामसून है। वो भागकर अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है कि मेरा नाम नामसून है और मैं कोरिया से आई हूँ। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम अब कोरिया चली जाओगी? तो नामसून मना करती है कि नहीं, अभी नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और काफ़ी सारे पैसे कमा लूंगी उसके बाद जाऊंगी। अब एकदम से टाइम शिफ्ट होता है और हम बड़ी नामसून को देखते हैं। उसके डैड उसके पास आए थे और कह रहे थे कि तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कोरिया चले जाना चाहिए। वहाँ पर तुम अपने लिए एक लड़का भी देख लेना और उसके साथ शादी भी कर लेना। नामसून कहती है कि मुझे आप लोगों की टेंशन हो रही है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें हमारी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना गुजारा कर लेंगे। वहीं हम कोरिया में देखते हैं जहाँ पर अब कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गया था और काफ़ी सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। उनका चैलेंज था कि उन्हें काफ़ी भारी सामान अपने हाथ से होल्ड करना है और ये वही कर सकती थी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि नामसून। फिर वहाँ पर ग्योम की नज़र एक लड़की पर जाती है। वही लड़की एंड में जीतती भी है। सभी बोंग से पूछ रहे थे कि ये आपकी लड़की है। बोंग मना करता है कि नहीं, मेरा दिल नहीं कहता कि ये नामसून है। लेकिन ग्योम उस लड़की के पास जाती है और कहती है क्या हम बात कर सकते हैं? वो लड़की पूछती है क्या मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा ना? ग्योम बोलती है कि हाँ बिल्कुल। वो उसे अकेले में ले गई थी जहाँ पर वो उसे काफ़ी सारा खाना ऑफर भी करती है। फिर ग्योम उस लड़की से उसका नाम और घर का पता पूछ रही थी। लड़की अपना नाम हवाजा बताती है और कहती है मैं 5 साल पहले मंगोलिया में थी, लेकिन उसके बाद बोट के थ्रू यानबियान में आ गई। ग्योम को विश्वास होने लगा था और बोलती है कि तुम मंगोलिया में क्या करती थी? वो कहती है कि मैं मजदूरी करती थी। फिर उसका वो ब्लड ग्रुप पूछती है। वो बोलती है कि बी पॉजिटिव। ग्योम कहती है कि यही तो मेरा ब्लड ग्रुप है। उसे यकीन हो जाता है कि यही मेरी बेटी नामसून है। वो कॉल करके अपनी पूरी फैमिली को डिनर पर बुला लेती है। वही हम नामसून को देखते हैं जो एक डायरी देख रही थी और उसमें काफ़ी सारे लड़कों की फ़ोटोज़ थी। वो अपने आप से ही बात करते हुए कहती है कि जब मैं कोरिया चली जाऊंगी तो ये सारे लड़के मुझ पर मरेंगे, तब मैं क्या करूँगी? इतने में 2 भेड़ बाहर निकल जाती है और नामसून उन दोनों भेड़ों को उठाकर वापस से उनकी जगह पर रख देती है। सीन वापस से कोरिया में आता है जहाँ पर सभी डिनर पर आए हुए थे। ग्योम की मॉम यानी कि नामसून की नानी गिल जैंग भी वहाँ पर बैठी हुई थी। बोंग कहने लगता है कि वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन बचपन में एक बार नामसून छत से गिर गई थी और उसके पैर पर चोट का निशान है। यहाँ पर ग्योम को गुस्सा आता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि तुम ऐसे ही उस पर गुस्सा करती, तुमने अपने बच्चों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, तुम तो सिर्फ पैसे कमाने में बिजी थी, तुमने अपने लड़के पर भी ध्यान नहीं दिया, वो खा खा के इतना मोटा हो चुका है। गिल भी कहती है कि हम भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्या पता वो लड़की पैसों के लिए ये सब कर रही हो।
क्योंकि तुमने नामसुन के बारे में काफ़ी बार छपवा दिया है, कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। तो ग्योम बोलती है कि कोई कुछ भी कहे, वो मेरी बेटी नामसुन ही है। फिर ग्योम का भाई दोंग बोलता है, क्या तुम दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हो? वो दोनों गुस्से में कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। फिर हम नामसुन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो शीशे में देखकर बोल रही थी कि मेरा नाम है नामसुन और मैं कोरिया जाने वाली हूँ। फिर वो सो जाती है और हम उसके पैर पर वही चोट का निशान देखते हैं जिसका जिक्र बोंग ने किया था। फिर हम ग्योम को हवाजा के रूम में देखते हैं। हवाजा दरअसल अब से ग्योम के घर पर ही रहने लगी थी। ग्योम हवाजा के पास जाकर बैठ जाती है और उसे वहाँ पर उसके पैर पर भी चोट का निशान दिखता है और यकीन हो जाता है कि यही मेरी बेटी नामसुन है। अब उसकी बोलने की आवाज़ सुनकर हवाजा उठ जाती है और पूछती है कि मोम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ग्योम उसे गले लगाकर रोने लगी थी। वापिस हम नामसुन को देखते हैं जो सुबह उठी थी और उसके पेरेंट्स ने वहाँ पर उसके लिए काफ़ी टेस्टी खाना बनाया हुआ था। अब उन्होंने अपनी सारी भेड़ें बेच दी थी क्योंकि नामसुन तो कोरिया जाने वाली थी। नामसुन फिर वहाँ से बाहर आती है और देखती है कि उसके घोड़े की तबीयत कुछ खास नहीं है। उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी उसके डैड बाहर आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारे जाने की खबर इसे भी पता लग गई शायद, और तुम्हारे खोने का गम इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी तुम्हें छोड़कर चला गया। नामसुन अब पूरी तरह से टूट गई थी। वो तेज रोने लग जाती है। ये वही घोड़ा है जो कि नामसुन को जिया और कोको के पास लाया था। फिर नामसुन एक जगह पर खड़ी होती है और उसके हाथ में वही घंटी थी जो कि उस घोड़े के गले में भी थी। वो उस घंटी को जोर से हवा में फेंकती है और वो घंटी बादलों को चीरते हुए दूर चली जाती है। सीन वापस से कोरिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है। उसका नाम है हिसिक। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला था कि वो घंटी आकर उसके सर पर लग जाती है। वो हैरान था कि ये घंटी आई तो आई कहाँ से, और हिसिक एक पुलिस लेफ्टिनेंट है। हम फिर से नामसुन को देखते हैं जो अब अपनी पैकिंग में लग जाती है। उसके जाने का समय करीब आ रहा था। उसके पेरेंट्स काफ़ी सैड भी थे उसे भेजकर। उसके पास आकर वो कुछ सामान देते हैं और कहते हैं कि हम तो तेरे साथ नहीं जा सकते, लेकिन ये सामान तुझे हमेशा हमारी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्योम हवाजा को लेकर कहीं बाहर आ रखी थी। वो उसका हुलिया पूरी तरह से चेंज कर देती है और जाते समय कहती है कि तुम अब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। ग्योम के जाते ही हवाजा उसे चालाक भरी नजरों से देखने लग गई थी। फिर हम देखते हैं कि गोल्ड ब्लू में एक लेडी आई हुई थी जो लोन मांग रही थी। वहीं पर उसका सेक्रेटरी नाम गिल बैठा हुआ था जो लोन देने से मना कर रहा था। तभी ग्योम आ जाती है और वो लेडी ग्योम के आगे जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं आपके रुपए जल्दी ही लौटा दूंगी अपने रेस्टोरेंट को बेचकर। ग्योम बोलती है कि अगर तुम रेस्टोरेंट को बेच दोगी तो रुपए कहाँ से कमाओगी। तो लेडी के पास कोई भी जवाब नहीं होता, तो ग्योम अपने सेक्रेटरी को कहकर उसे लोन दिलवा देती है। इसके बाद हिसिक अपने पुलिस स्टेशन से निकलता है। उसे एक नशीली मेडिसिन को लेकर टास्क दिया हुआ था। वहीं हम वापस से ग्योम को देखते हैं जो कि अब पूरे गेटअप को चेंज करके बाइक पर बैठकर कहीं निकल जाती है। फिर हम एक ब्लैक कार को देखते हैं। उसमें वही लेडी बैठी हुई थी जो कि अभी रिसेंट में लोन लेकर गई थी ग्योम से। वो लेडी कुछ लोगों को रुपए देती है और वो लड़के उसे वापसी में कुछ नशीला पदार्थ देते हैं। हिसिक भी अपनी टास्क को लेकर उन्हीं गाड़ियों का पीछा कर रहा था। कुछ दूर जाकर वो उस लेडी की गाड़ी को घेर लेता है, लेकिन वो लड़कों की गाड़ी आगे निकल गई थी। वो उस लेडी को बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक बाइक उड़ती हुई आती है जिसमें कि ग्योम थी। हिसिक उसे नोटिस कर लेता है और कुछ दूर जाकर हम देखते हैं कि ग्योम ने उन लड़कों को घेर लिया था और उन्हें पीटने लग जाती है। हिसिक उसे दूर खड़ा देख रहा था कि ये लड़की तो काफी खतरनाक है क्योंकि वो गाड़ी को उड़ा रही थी। हिसिक अपने पुलिस स्टेशन में आ जाता है जहाँ पर उसकी तारीफ हो रही थी कि तुमने तो काफी अच्छा काम किया। साथ ही उसे बताया जाता है कि एक प्लेन मंगोलिया से आ रहा है जिसमें कि ड्रग्स हैं। वहीं हम नामसुन को देखते हैं जो मंगोलिया में उस प्लेन में बैठी हुई थी कोरिया आने के लिए। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है शियो। उसके पास एक लड़की आई थी और कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। शियो कहता है कि मुझे सेफ्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तो रेस पसंद है। उस लड़की को भी उसकी बातें काफी अजीब लगती है। अब हम देखते हैं कि हिसिक और उसकी पूरी टीम एयरपोर्ट सेंटर पर पहुंच गई थी, जहां उन्हें पता लगता है कि एरोप्लेन की स्पीड अचानक से तेज हो गई है और स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। फिर हम हवाजा को देखते हैं जो कि नामसुन की बचपन की फोटो को घूर रही थी। तभी पीछे से ग्योम आ जाती है। हवाजा पूछती है कि क्या ये सब फोटोज मेरी है। ग्योम हाँ में जवाब दे रही थी। हवाजा कहती है कि तभी मैं सोचूं कि ये मेरी तरह क्यों लग रही है। तो ग्योम से वो पूछती है कि मेरी पावर्स किस लेवल तक के हैं। ग्योम उसे बताती है कि हमारी पूरी जनरेशन में से तुम्हारी पावर सबसे ज़्यादा है, तुम काफ़ी तेज दौड़ भी सकती हो।
सीन वापस से एरोप्लेन में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर अब नामसून की आंख खुली थी और देखती है कि एरोप्लेन में सभी लोग डरे हुए हैं। एरोप्लेन नीचे लैंड तो कर जाता है, लेकिन वो स्पीड से बाहर हो गया था। उसे रोकना मुश्किल होता जा रहा था कि नामसून अब दरवाजा तोड़कर नीचे कूद जाती है और फुल स्पीड में भागकर एरोप्लेन के टायर्स को पकड़ने की कोशिश करती है। वो अपनी पूरी जान लगा चुकी थी वहाँ पर उन टायर्स को कंट्रोल में लाने की। उसकी इतनी ज्यादा पावर लगाने के कारण ग्योम और उसकी नानी यानी कि गिल भी इस पावर को फील कर पाती है। तभी ग्योम को पता लग जाता है कि हवाजा उसकी बेटी नहीं है। वापस से हम एयरपोर्ट पर देखते हैं कि जहाँ पर वो एरोप्लेन अपनी फुल स्पीड से एक बस में टकराने वाला था कि वो बस वहाँ से निकल जाती है और एरोप्लेन उसे क्रॉस कर जाता है। उस बस में शिहो था, जिसने कि नामसून को नोटिस कर लिया था। वो नीचे उतरता है और नामसून को ही देखे जा रहा था। तभी हीसिक भी वहाँ पर पहुँचता है और नामसून को उसने भी देख लिया था। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।